हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चुनाव के बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। आखिर क्या था इसके पीछे, पाकिस्तान का मंसूबा बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे पंजाब के पठानकोट में आर्मी स्टेशन के पास नहर किनारे बड़ा धमाका, 2 किलोमीटर तक सुनाई दी आवाज। मौके पर पहुंची पुलिस। साथ ही भारत चीन ने सीमा पर तैनात किए हजारों सैनिक। दलाई लामा ड्रैगन से करने लगे बातचीत। क्या है पूरा मामला, साथ ही बताएंगे। जहां पर दूसरों के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने की आदत है अमेरिका की, भारत ने ऐसा जवाब दिया कि करा दिया चुप। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां चुनाव के बीच जम्मू के विजयपुर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। इसी जगह पर गिराए गए थे ड्रोन से हथियार। बता दें, जम्मू के सांबा जिले के विजयपुर क्षेत्र में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है, जो देखने में काले और सफेद रंग का है। जहाज के आकार का है ये गुब्बारा। इसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। गुब्बारा उसी जगह से मिला है जहां कुछ समय पहले ड्रोन द्वारा हथियारों की खेप गिराई गई थी। विजयपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और गुब्बारे को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। जी हाँ, यानी कि इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से कई गुब्बारे भारत में गिराए गए हैं, लेकिन अब चुनाव के समय में ये गुब्बारे कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। वो पूरे तरीके से भारत के चुनाव को, खासकर कश्मीर के चुनाव में मॉनिटरिंग करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो एक एक स्टेप पर नजर रख सके। ऐसे में भारत का डिफेंस सिस्टम सख्ते में आकर के चौकन्ना हो चुका है और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए पुरजोर अलर्ट मोड में खड़े हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि ये गुब्बारा क्यों गिराया गया था, उसके पीछे क्या है सबसे बड़ा कारण। साथ ही साथ आपको बता दें, पठानकोट में आर्मी स्टेशन के पास नहर किनारे बड़ा धमाका, 2 किलोमीटर तक सुनी गई आवाज। मौके पर पहुंची पुलिस। जी हाँ, पंजाब में बड़े हादसे की खबर आ रही है, धमाके से दहला पूरा का पूरा शहर। दरअसल पंजाब में आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पठानकोट शहर में बड़ा धमाका हुआ है। यह धमाका इतना जोरदार था कि पठानकोट शहर हिल गया और पुलिस की बड़ी टीमें तैनात कर दी गई है। इस बीच लोगों में दहशत का माहौल है और हर तरफ सनसनी फैली हुई है। इस दौरान मौजूद लोगों ने बताया है कि धमाका इतना ज्यादा तेज था कि आवाज पूरे शहर में गूंज गई और आग का गुब्बार उड़ता नजर आया। इस धमाके की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। धमाके वाले जगह के पास रेडी चालक रेडियां लगाकर खड़े रहते हैं, जो कि इस मौके पर भागते हुए नजर आए। सूचना मिलते ही डीएसपी सिटी सुमेर सिंह मान भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस को मौके पर किसी चीज के टुकड़े भी मिले हैं। धमाका किस कारण हुआ इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। बाकी जांच चल रही है, जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही बता दें, बहुत बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत चिंतित है और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर करीबी से नजर रख रहा है। हम एफओई के समर्थन में है। अमेरिका को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने की आदत है, इसीलिए अब भारत भी उसे उसी की भाषा में जवाब देता है। जी हाँ, बता दें, अमेरिका द्वारा भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी करने के कुछ दिनों बाद विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यह रिपोर्ट बेहद ही पक्षपातपूर्ण है और भारत के बारे में खराब समझ को दर्शाती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार के लिए इस रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है। रणधीर जायसवाल ने आज साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं से कहा कि यह रिपोर्ट बेहद पक्षपातपूर्ण है और भारत की खराब समझ को दर्शाती है। हम इसे कोई महत्व नहीं देते हैं और आपसे भी ऐसा करने का आग्रह करते हैं। विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा मणिपुर में मानवाधिकारों के उल्लंघन, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया पर प्रतिबंध, एएफएसपीए, आतंकवाद और कथित गैर कानूनी हत्याओं सहित अन्य को लेकर भारत पर कड़ी आलोचना के बाद आई है। अब ऐसे में करारा जवाब दिया है भारत ने अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की आदत है, आप सभी जानते ही हैं, कि दूसरों के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने का, टांग अड़ाने का। वैसे में भारत के इस जवाब के बाद हमें नहीं लगता कि अमेरिका दोबारा भारत के इंटरनल मैटर में टांग अड़ाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत चीन ने सीमा पर तैनात किए हजारों सैनिक। दलाई लामा ड्रैगन से करने लगे बातचीत। बताते भारत और चीन के बीच हमेशा तनाव रहता है। गलवान हिंसा के बाद तो दोनों देशों ने बॉर्डर पर सैनिकों को तैनात कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने सीमा पर 50 से 50 हजार से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे युद्ध की तैयारी की जा रही हो। तो वहीं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन से बात शुरू कर दी है। हालांकि अभी इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। एक दशक बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब तिब्बती नेताओं और
चीन के बीच बातचीत शुरू हुई है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के राजनीतिक नेता पेनपा तसेरिंग ने कहा कि बीजिंग में लोगों से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। चीनी हमसे संपर्क कर रहे हैं। बता दें कि साल 2010 में बातचीत टूटने के बाद अब पहली बार दोनों पक्षों में फिर से संपर्क शुरू हुआ है, लेकिन ये अनौपचारिक है। तिब्बत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री नोरजिन डोलमा ने कहा कि अभी तक बातचीत का कोई परिणाम सामने नहीं आया है। तिब्बती नेताओं और चीन के बीच ये बैक चैनल बातचीत ऐसे समय पर शुरू हुई है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर बहुत ज्यादा तनाव है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर दिया संयुक्त बयान। भारत से मिला जवाब। दरअसल जिसका कयास लगाया जा रहा था, आखिर वही हुआ। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की पहली पाकिस्तान यात्रा के बाद दोनों देशों द्वारा बुधवार को जारी कश्मीर मुद्दे पर एक संयुक्त बयान सामने आया है। पाकिस्तान और ईरान ने कश्मीर मुद्दे को क्षेत्र के लोगों की इच्छा के आधार पर शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने पर सहमति जताई है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निमंत्रण पर 22 से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा की। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया था। राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा के समापन पर संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि वह पहले भी कश्मीर मुद्दे पर अन्य देशों के ऐसे बयानों को खारिज कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। किसी अन्य देश को इस संबंध में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जबकि ईरान और पाकिस्तान ने अपने संयुक्त बयान में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने साझा चुनौतियों का पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने उस क्षेत्र के लोगों की इच्छा के आधार पर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार बातचीत एवं शांतिपूर्ण तरीकों से कश्मीर मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। शरीफ ने सोमवार को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन और के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया और ईरान को उसके रुख के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि राष्ट्रपति रईसी ने कश्मीर का उल्लेख करने से परहेज किया और इसके बजाय विशेष रूप से फलस्तीन में उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वालों को ईरान की ओर से समर्थन देने की बात कही। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, चीन की गोद में खेलने का मालदीव को हुआ फायदा, लेकिन भारत ने कर दिया मुझू संग बहुत बड़ा खेला। वो क्या खेला है आपको बता दें। भारत से टेंशन के बीच मालदीव को टूरिज्म के मुद्दे पर राहत मिली है। मालदीव पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले साल की तुलना में अब तक 13% अधिक पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की है। उल्लेखनीय है कि मालदीव घूमने फिरने के लिए पसंद किया जाने वाला देश है और पर्यटकों की मदद से ही काफी हद तक मालदीव की इकोनॉमी भी चलती है। मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा चाइना का है, लेकिन नई दिल्ली और माले के बीच तनाव बढ़ने से भारत ने मालदीव के साथ खेला कर दिया है। दरअसल भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, जिसका उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मालदीव के टूरिज्म मिनिस्ट्री के अनुसार इस साल जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक मालदीव पहुंचने वाले टूरिज्म की संख्या 7 लाख को पार कर गई है। अब तक 7,28,950 पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की है। पिछले साल इस अवधि के दौरान 6,44,721 विदेशी पर्यटक मालदीव पहुंचे थे, यानी कि इस बार 84,229 टूरिस्ट ज्यादा मालदीव पहुंचे, जो कि 13% पिछले बार से अधिक है। मालदीव में रोजाना औसतन 6,451 पर्यटक आते हैं। वर्तमान में मालदीव में 176 रिजॉर्ट्स, 844 गेस्ट हाउस, 147 सफारी जहाज और 15 होटल हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मालदीव जाने वाले इन लोगों में चाइना के लोग ज्यादा हैं। तो वहीं भारत और मालदीव के बीच जब से तनाव बढ़ा है, तब से यहाँ जाने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है, यानी कि अपने भारतीय बहुत कम मात्रा में मालदीव जा रहे हैं। अब तक इस साल सिर्फ 40,358 भारतीयों ने ही मालदीव की यात्रा की है। वाकई में अपने भारतीय हर जगह दिखा देते हैं कि हमारे लिए भारत सर्वोपरि है। हमारा देश भारत पहले नंबर पर है। अगर भारत पर कोई भी आंच आएगी तो भारत के लिए हमें जिसका भी त्याग करना पड़े, हम त्याग जरूर करेंगे। बहरहाल, मेरा भारत महान कमेंट में कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, चीन के साथ पर्दे के पीछे बात कर रही तिब्बत की निर्वासित सरकार मुद्दे पर भारत से की मुखर होने की मांग। जी हाँ, तिब्बत की निर्वासित सरकार पर्दे के पीछे चीन की सरकार से बात कर रही है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि दोनों ही पक्ष लंबे समय से अटकी बड़ी द्विपक्षीय बातचीत को फिर से शुरू करने के इच्छुक हैं। तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा और चीन की सरकार के बीच पहले भी बातचीत हो चुकी है, लेकिन तिब्बत में चीन विरोधी प्रदर्शनों और चीन की तिब्बत के प्रति कट्टर सोच के चलते वो बातचीत बेनतीजा समाप्त हो गई थी। उसके बाद से दोनों पक्षों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। भारत के धर्मशाला में चल रही तिब्बत की निर्वासित सरकार सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रधानमंत्री पेम्पा शेरिंग ने चीन के साथ अनौपचारिक बातचीत चलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उनके वार्ताकार चीन के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इस बातचीत से कोई नतीजा निकलने की उम्मीद करना गलत है। जी हाँ, शेरिंग ने बताया कि हम बीते साल से पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें उम्मीद करना बेमानी है। ये
एक लंबी प्रक्रिया है। मेरे वार्ताकार चीन के लोगों से बात कर रहे हैं। दोस्तों सीटीए के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने बताया कि चीन के साथ बातचीत ही तिब्बत मुद्दे का समाधान कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जो तनाव चल रहा है उससे तिब्बत का मुद्दा भारत में फिर से चर्चा में आ गया है। तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री शेरिंग ने कहा कि भारत की विदेश नीति अब काफी प्रभावी हो गई है। दुनिया भर में भारत का प्रभाव भी बढ़ा है। ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत तिब्बत के मुद्दे को लेकर ज्यादा मुखर होकर बात करें। तो वहीं आपको बता दें, जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का विमान हुआ क्रैश। भीषण आग के बाद उड़े परखच्चे। जी हां, भारतीय वायुसेना का एक विमान राजस्थान के जैसलमेर के पास उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी क्रैश हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में जान या माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट अपनी नियमित उड़ान पर था। इसी दौरान तकनीकी खराबी की वजह से यह दुर्घटना का शिकार हो गया। हालांकि हादसे की पुख्ता वजह भी साफ नहीं है और इसका कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया। ऐसे में नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां अब भारत बोलता है दुनिया कान खोलकर सुनती है। राजनाथ सिंह जी का बड़ा बयान। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी में भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेकनी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद भाजपा ने अपना हर वायदे पूरा कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। अब भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। कांग्रेस की सरकार में आए दिन किसी न किसी राज्य में आतंकी वारदातें होती है। आज कहीं पर भी आतंकवादियों को आतंकी हरकत करने की हिम्मत नहीं करते। जिस शक्ति से भारत सरकार ने आतंकवाद का सफाया किया है उसकी सराहना आज दुनिया भर में हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्पों को पूरा किया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनवाने के साथ ही कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कराया। इसके साथ ही 3 तलाक कानून को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं एवं परिवारों को न्याय दिलाया। साथ ही बता दें, पीएम मोदी जी और राहुल गांधी के भाषणों पर चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। 29 अप्रैल तक मांगा जवाब। जी हां, आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के भाषणों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक दोनों पार्टियों से जवाब मांगा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के नाम पर लोगों के बीच नफरत फैलाने और अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने इस मामले में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 77 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्टार प्रचारकों के आचरण के लिए पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार माना है और दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है। जी हां दोस्तों, साथ ही बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले मनीष कश्यप, कहा इन लोगों की वजह से ही जेल से मैं बाहर निकल पाया। मेरे बुरे दिन इन्हीं लोगों की वजह से खत्म हुआ। जी हां, बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप ने कहा कि मुझे मेरी मां यहां के लेकर आई। उन्होंने बताया कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी उन्हें दिल्ली लेकर आए हैं। मनीष ने कहा कि इन लोगों की वजह से ही मैं जेल से बाहर निकल पाया हूं और मेरे जीवन के बुरे दिन खत्म हो पाए। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार को मजबूत करने के लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। उन्होंने कहा बिहार में जो लालू परिवार ने लूट कर बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ मिलकर मैं बिहार को मजबूत करूंगा। जी हाँ, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या मनीष कश्यप बीजेपी के लिए हिट साबित होंगे कि नहीं, बताइएगा जरूर कमेंट में लिखकर। साथ ही साथ ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।